मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक डायनेस्टी का एक ऐसा लीडर जिसको हिस्टोरियंस जो हैं वो कहते हैं कि काफ़ी इंटेलिजेंट था, काफ़ी पढ़ा लिखा था, और दूसरी तरफ कुछ और हिस्टोरियंस उसको पागल रूलर कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? हिस्ट्री में ऐसा क्यों होता है कि हिस्टोरियंस के व्यू डिफरेंट हो जाते हैं? और यह समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री क्या है और इसके अलग अलग एलिमेंट्स, बेसिक टर्म्स, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम पूरी करने वाले हैं। तो वेलकम टू क्लासेबल। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हिस्ट्री है क्या, और यह डेफिनेशन हर जगह आपको मिल जाएगा कि हिस्ट्री का लिटरल मीनिंग क्या है। आपको पता है कि हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, जिसका मतलब होता है रिसर्च, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। यानी सिंपल सी बात है, जांच पड़ताल करना, अनुसंधान करना, यही हिस्ट्री का मतलब है। यानी कि लिटरल मीनिंग में आप कह सकते हो कि हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, मीनिंग रिसर्च, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। और फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को माना जाता है। यह चीजें आपको ध्यान में रखनी है। Who is the father of history? हेरोडोटस। लेकिन हेरोडोटस को हम फादर ऑफ हिस्ट्री क्यों मानते हैं? Why we consider him the first real historian of the world? दुनिया के पहले रियल हिस्टोरियन थे वो। उन्होंने केवल एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द हिस्ट्रीज, और वो भी कब लिखा था? 430 BCE में। बीसीई क्या होती है, इसके लिए आपका ये जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम सारी चीजों को क्लियर करेंगे, टाइमलाइन को भी समझेंगे, क्लासिफिकेशन को भी समझेंगे। फिलहाल के लिए आप जानिए कि 430 बीसीई में, यानी कि जीसस क्रिस्ट के जन्म के 430 साल पहले उन्होंने एक किताब लिखी थी द हिस्ट्रीज, और उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था ग्रीको पर्सियन वॉर। यानी ग्रीस और पर्सियन के बीच में जो वॉर हुई थी उसको उन्होंने लिखा था द हिस्ट्रीज किताब में। और माना जाता है कि यह पहली हिस्ट्री की बुक थी, जिसकी वजह से उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि क्या उससे पहले हिस्ट्री नहीं थी? क्या उससे पहले एविडेंसेस नहीं थे? क्या उससे पहले कहानियां नहीं थी, स्टोरीज नहीं थी? छोटी कहानियां थी, लोग आपस में ओरल ट्रेडिशन में बातें किया करते थे डिफरेंट इवेंट्स के बारे में। हमारी कंट्री में जो वेद पुराण लिखे गए लगभग 1500 BC यानी वैदिक पीरियड में लिखे गए, क्या उनको हम हिस्ट्री कंसीडर नहीं कर सकते? क्यों हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई द हिस्ट्रीज को हम सबसे पहली हिस्ट्री की बुक मानते हैं? बिकॉज ऑफ द ऑथेंटिसिटी। यानी कि जो भी लिखा गया है इसमें वो ऑथेंटिक वे में लिखा गया है। यूं ही कहानियां कह देना, स्टोरीज कह देना, यह हिस्ट्री नहीं है। उसके लिए क्रेडिटेबल होना चाहिए, क्रेडिटेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें जेन्युइन होना चाहिए। यानी कि एविडेंसेस के साथ अगर आप स्टोरीज को बता रहे हो, देन ओनली यू कैन कंसीडर इट एज हिस्ट्री। सो इसलिए हेरोडोटस ने जो बुक लिखी थी द हिस्ट्रीज, उन्होंने उसमें ग्रीक और पर्सियन के बीच में जो वॉर हुई थी उसको एक्सप्लेन करा है, और एविडेंसेस के साथ करा है। इस वजह से हम उन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। तो यहां से हिस्ट्री का एक और बेसिक डेफिनेशन क्लियर होता है कि द इवेंट्स इन देमसेल्व्स आर नॉट हिस्ट्री। इवेंट्स अपने आप में हिस्ट्री नहीं है। उनकी जब डिटेल्ड स्टडी हम करते हैं, उसको जब एनालाइज करते हैं, उसकी क्रेडिटेबिलिटी की जांच करते हैं, एविडेंसेस देते हैं, तब जाके वो हिस्ट्री कहलाता है। सो द इवेंट्स इन देमसेल्फ आर नॉट हिस्ट्री, द डिटेल्ड स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स इज कॉल्ड हिस्ट्री। यह आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पहला डेफिनेशन आप कह सकते हो। एक और चीज है, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट विच मेरली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। केवल पास्ट के बारे में वह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मेक्स अस कॉन्शियस ऑफ द मिस्टेक्स कमिटेड इन द पास्ट। जो भी मिस्टेक हमने अपने पास्ट में किया है उसको वह बताता है। इट्स स्टडी स्टॉप अस फ्रॉम रिपीटिंग दोज मिस्टेक्स। जो मिस्टेक हमने अपने पास्ट में कर रखा है, उन मिस्टेक्स को दोबारा से हम ना दोहराएं, इस चीज को वह बताता है हिस्ट्री। दैट्स वाई ईच लाइन ऑफ हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस लेसन फॉर आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हम आज जो कुछ भी हैं वह हमारा इतिहास बताता है,
और आगे में हम क्या होंगे, यह भी हमारा इतिहास यानी हिस्ट्री बताता है। लुइस 16 फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा है। लुइस 16 ने जो जो मिस्टेक्स करी हैं यह हमें पता है। 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि क्या क्या मिस्टेक्स थी उसके द्वारा। क्या आगे कोई भी मोनार्क जो जान जाए कि ये गलतियां करने की वजह से फ्रांस में रिवॉल्यूशन ही नहीं हुआ, कंटिन्यूअसली रिवॉल्यूशन हुआ, सीरीज ऑफ रिवॉल्यूशन हुआ लगातार। 1789 में हुआ, 91 में हुआ, 93 में हुआ, 94 में चेंज हुआ, 99 में नेपोलियन आया, यानी कंटिन्यूअसली वहां बैक टू बैक रिवॉल्यूशंस हुए। ये चीजें हमें पता चल गई हिस्ट्री पढ़ने की वजह से कि क्या क्या गलतियां थीं और कैसे लोगों ने अपने राइट्स के लिए डिमांड उठाया था। और आज भी हम इन सभी चीजों का यूज करते हैं। इस वजह से यह कहा जा सकता है कि यह हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, यह केवल एक सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो केवल पास्ट इवेंट्स के स्टोरीज को, इंफॉर्मेशन को आपको देता है। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपने जो पास्ट में गलतियां की हैं वह बताएगा, ताकि आप उन गलतियों को ना दोहराएं, आप अपने आज को, आप अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाएं और फ्यूचर को ग्लोरियस बनाएं। यह भी कुछ लोग कहते हैं कि इट इज सब्जेक्ट ऑफ डेड्स, यानी इसमें तो डेड एंड डीके एनिमल्स और प्लांट, सिविलाइजेशन, इन्हीं सब के बारे में तो पढ़ना है हिस्ट्री, जो बीत गया उसके बारे में पढ़ना है हिस्ट्री। नो, नहीं कह सकते कि इट इज सब्जेक्ट ऑफ डेड्स। इट इज सब्जेक्ट ऑफ मैसेजेस। वो जो है हमें पास्ट से मैसेज दे रहा है टू मेक द प्रेजेंट बेटर एंड बेस्ट फ्यूचर। यह मैसेज कन्वे कर रहा है। ये सब्जेक्ट में हम डेड्स को केवल पढ़ नहीं रहे हैं, वो मैसेज दे रहा है हमें कि आप अपने प्रेजेंट को बढ़िया बनाइए और फ्यूचर को बेस्ट बनाइए। तो ये हिस्ट्री है। अब आते हैं अपने फाइनल डेफिनेशन के ऊपर, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही सटीक डेफिनेशन है जिसको आप यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो कि यह अम्ब्रेला बना है। मान लीजिए यह हिस्ट्री है और इसके अंदर क्या क्या इवेंट्स आते हैं वो देखिए। इसको मैंने 7 अलग अलग टर्म्स में बांट दिया। पोडमाइस याद करने के लिए आप रख सकते हो, POD, पोड, MICE, माइस, पोडमाइस। P स्टैंड्स फॉर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कवरी, मेमोरी, इंटरप्रिटेशन, कलेक्शन, पास्ट इवेंट्स, ये सारी चीजें आती है हिस्ट्री के अंदर। कुछ कुछ टर्म्स को यहां मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे डिस्कवरी, आपको पता है ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है। पहले यह माना जाता था कि भगवान ने हमको बनाया है, गॉड हैज क्रिएटेड अस। लेकिन एक डिस्कवरी होती है, एक ऐसे ह्यूमन स्कल की डिस्कवरी होती है जो आज के ह्यूमन से बहुत डिफरेंट था। और उसके ऊपर जब रिसर्च होता है तो पता चलता है कि वह तो प्रेजेंट डे ह्यूमंस जैसा है भी नहीं, लेकिन ये हमारे एंसेस्टर्स ही हैं। और पूरा का पूरा इतिहास बदल गया। पहली बार ह्यूमन का बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बताया गया कि यस, हम एनिमल्स से ओरिजिनेट हुए हैं। तो एक डिस्कवरी की वजह से पूरी हिस्ट्री बदल गई। तो जब भी कभी डिस्कवरी होता है, जो कुछ भी हम मेमोरी में, जो भी हमें याद है, वो सारी चीजें, कैसे हम इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कैसे हम प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और ऑब्वियसली पास्ट इवेंट्स तो है ही, ये सारी चीजें आती है हिस्ट्री के अंडर में। इन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाता है जब भी कभी हिस्ट्री लिखी जाती है। और एक टर्म मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं करा, इंटरप्रिटेशन। ये इंटरप्रिटेशन क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। डेफिनेशन आप यहां से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां समझने के लिए मैंने आपको बता दिया ये 7 इवेंट्स आते हैं इसके अंदर। अब हम समझते हैं इंटरप्रिटेशन को, क्योंकि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे पूछा था मोहम्मद बिन तुगलक का, कि कुछ हिस्टोरियंस उसे मानते हैं कि वह इंटेलिजेंट था, कुछ मानते हैं कि वह पागल था, मैड रूलर था। क्यों? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इंटरप्रिटेशन, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन पर्सपेक्टिव। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस टर्म वेरी क्लियरली।
हिस्ट्री का डेफिनेशन आपने पढ़ लिया, लेकिन जब तक आप इंटरप्रिटेशन को नहीं समझेंगे, पर्सपेक्टिव को नहीं समझेंगे, तब तक हिस्ट्री का डेफिनेशन कंप्लीट नहीं माना जा सकता है। सो लेट अस सी व्हाट इज दिस इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन है क्या? इसका हिंदी मीनिंग व्याख्या होता है, व्याख्या करना। और अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से सेम इवेंट का व्याख्या करता है। जैसे क्लासरूम में कोई आपको केस स्टडी दी गई, कोई आपको ऐसा इवेंट बताया गया जिसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है, आप देखोगे हर एक स्टूडेंट उसको डिफरेंटली एक्सप्लेन करेगा। यह क्यों है? यह इंटरप्रिटेशन की वजह से है। तो इंटरप्रिटेशन को अब समझने से पहले दो टर्म्स को और समझना होगा, ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। ये दो टर्म्स हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, हिस्ट्री ही नहीं बाकी सारे सब्जेक्ट्स में। ऑब्जेक्टिविटी, जैसा कि आप देख रहे हो हिंदी मीनिंग वस्तुनिष्ठता, और सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है पक्षपात। यानी जब भी कभी ऑब्जेक्टिविटी को यूज करा जाएगा तो वह अनबायस्ड होगा, उसमें कोई पर्सनल फीलिंग नहीं होगी। लेकिन जब किसी इवेंट में सब्जेक्टिविटी आ जाए, पक्षपात आ जाए, तो वहां पे बायस्ड हो जाता है इवेंट, बायस्ड हो जाता है हमारा इंटरप्रिटेशन, और इसमें पर्सनल फीलिंग भी इंक्लूड हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, आप जानते हो और आप मानते भी हो कि भगत सिंह, आप उनके बारे में क्या कहोगे? आप उन्हें एक रिवॉल्यूशनरी मानते हो, एक शहीद मानते हो, लेकिन क्या यह फीलिंग, क्या यह इंटरप्रिटेशन ब्रिटिशर्स का भी होगा? नो। ब्रिटेन में जब उनके बारे में बताया जाएगा, ब्रिटेन में कभी भगत सिंह के बारे में बताया जाएगा, तो वो उनको एक टेररिस्ट कहेंगे, एक आतंकवादी कहेंगे। और हिस्ट्री में भी हिस्टोरियंस कोई दूसरी प्लेनेट से नहीं आए, दीज आर ऑल्सो ह्यूमंस। और आपको पता है ह्यूमंस में जो है इमोशंस होती ही है, पर्सनल फीलिंग्स होती ही है, और इसकी वजह से, इमोशंस की वजह से सब्जेक्टिविटी आ जाती है। आप अपने लैंग्वेज, आप अपने कल्चर को कभी भी कमजोर नहीं समझेंगे। आप मानेंगे कि सबसे समृद्ध, सबसे ज्यादा बढ़िया लैंग्वेज आपका अपना है, सबसे बढ़िया कल्चर आपका अपना है। ये चीजें आप मानोगे। वाई? बिकॉज ऑफ द सब्जेक्टिविटी। हिस्ट्री में आप पढ़ते हो कि दीज वर्ड्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, दीज वर्ड्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स। क्यों? वाई? हु रोट दैट हिस्ट्री? किसने लिखा है? ऑब्वियसली यूरोपियंस ने लिखा है। वो अपने लैंग्वेज को समृद्ध बताएंगे, वो अपने लैंग्वेज से ही उन वर्ड का ओरिजिनेशन बताएंगे। क्या ये वर्ड संस्कृत में नहीं थी? क्या ये वर्ड तमिल में नहीं थी? क्या दूसरी किसी भी भाषा में उस वर्ड का यूज नहीं हुआ था? हुआ था। लेकिन चूंकि लिखने वाले यूरोपियंस थे और उनमें सब्जेक्टिविटी थी, इस वजह से उन्होंने पक्षपात किया, उन्होंने अपने लैंग्वेज में इंक्लूड किया, उन्होंने अपने लैंग्वेज को बताया कि ये वर्ड ग्रीक वर्ड से आई है, संस्कृत से नहीं, क्योंकि उन्हें ग्रीक को प्रमोट करना था। तो ये चीज का ध्यान बहुत ज्यादा रखना होगा, ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी का। क्लास 11 12 ही नहीं, आगे में भी जब भी आप पढ़ोगे, यू हैव टू इंटरप्रेट द इवेंट योरसेल्फ। आपको खुद से उन डेटा को समझना होगा और देखना होगा कि कहीं इसमें सब्जेक्टिविटी तो नहीं है। और हिस्ट्री राइटिंग में ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो हिस्ट्री में इन दोनों टर्म्स को ध्यान में रख के आपको आगे का पढ़ाई करना है, आगे की स्टडी करनी है 11 12 की, जो कि आपको आगे में भी हेल्प करेगा। और मैं भी आपको बताऊंगा कि कहां ऑब्जेक्टिविटी है और कहां सब्जेक्टिविटी है, जो मेरी फीलिंग होगी। और ऑब्वियसली आपकी फीलिंग डिफरेंट हो सकती है, तो आप अपने पर्सपेक्टिव को डेवलप करें, यही मेरी उम्मीद रहेगी। और अब आते हैं जो हमारा पहला सवाल था कि मोहम्मद बिन तुगलक, कुछ हिस्टोरियंस उसे कहते हैं कि ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ही वॉज वेरी वेल एडुकेटेड, ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट। और दूसरी तरफ हिस्टोरियंस कहते हैं कि वह मैड रूलर था, वह अनसक्सेसफुल था, वह इकोनॉमिस्ट हो ही नहीं सकता। क्यों? बिकॉज ऑफ द पर्सपेक्टिव।
एक इवेंट का अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है। और कैसे हो सकता है ये आपके ऊपर मैं ये क्वेश्चन छोड़ूंगा। जिन इवेंट्स का यूज करा गया है इन हिस्टोरियंस के द्वारा, इनके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताने के लिए कि यह सक्सेसफुल थे या नहीं थे, उन इवेंट्स को मैं आपको बताऊंगा। और आप कमेंट में बताना कि क्या है आपका पर्सपेक्टिव, क्या मानते हैं आप। वॉज ही अ सक्सेसफुल रूलर और अ मैड रूलर? ये आपके ऊपर, आपकी पर्सपेक्टिव के ऊपर मैं ये क्वेश्चन छोड़ूंगा। तो पहले समझते हैं कि वो 5 इवेंट्स क्या थे। 5 प्रोजेक्ट्स मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किए थे जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। इन 5 प्रोजेक्ट्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उस इवेंट को मैं आपको समझाऊंगा और आप इसके ऊपर अपनी पर्सपेक्टिव बताना। सबसे पहला था टैक्सेशन इन दोआब। दोआब वाला क्षेत्र जो था, गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र था, वह काफी ज्यादा प्रोडक्टिव था। तो इस जो दोआब वाला क्षेत्र है उसमें जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव था, इस वजह से टैक्स को वहां इंक्रीज कर दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और जो भी गुड्स थे, जो भी प्रोड्यूस था, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, उसके प्राइसेस फिक्स कर दिए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू स्टेट के लिए जनरेट हो सके। और एक अलग से रेवेन्यू डिपार्टमेंट बना दिया, यानी टैक्स का एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसको दीवाने को ही कहा जाता है। इसके हेल्प से उसने जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड्स जहां पे खेती पहले से नहीं होती थी, उन सारे लैंड्स को एग्रीकल्चरल फील्ड्स में बदला गया। लेकिन वहां सूखा पड़ गया उसी साल, और इस सूखा पड़ने की वजह से ही हैड टू गिव लोन्स, उसको लोन देना पड़ गया। जिन फार्मर्स से वह रिवेन्यू ज्यादा कलेक्ट करने वाला था, उन फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करना पड़ गया, उनको पैसा देना पड़ गया मोहम्मद बिन तुगलक को। तो यह पहला इवेंट था टैक्स करने का, टैक्स इंक्रीज करने का दोआब वाले क्षेत्र में, जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आप देख सकते हो कि इट वॉज नॉट सक्सेसफुल। दूसरा था ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, यानी कि इसने अपने कैपिटल को ट्रांसफर किया था। कहां से भाई? दिल्ली से देवगिरी। पहले इनकी कैपिटल दिल्ली हुआ करती थी, लेकिन देवगिरी साउदर्न स्टेट्स की तरफ आता है, यानी साउदर्न इंडिया में आता है, जिसका नाम बदल दिया दौलताबाद। और ऐसा करने का लॉजिक क्या था उसका? वह चाहता था कि साउदर्न किंगडम, साउदर्न स्टेट्स के ऊपर भी उसका कंट्रोल हो। नॉर्दर्न स्टेट में तो पहले से ही कंट्रोल था, लेकिन अपने कंट्रोल को साउदर्न स्टेट्स में एक्सपैंड करने के लिए उसने दौलताबाद को अपना कैपिटल बनाया था। लेकिन अगले ही साल उसको अबेंडन कर दिया गया। अगले ही साल दौलताबाद को हटा करके फिर से वापस दिल्ली में कैपिटल लाई गई। क्यों? तो कारण था कि दिल्ली से वह साउदर्न स्टेट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता था, तो क्या साउदर्न स्टेट में जाके नॉर्दर्न पार्ट को कंट्रोल कर लेगा? नो। जैसे नॉर्दर्न पार्ट से साउदर्न पार्ट को रूल कर पाना मुश्किल था, वैसे ही साउदर्न पार्ट से नॉर्दर्न पार्ट को रूल कर पाना मुश्किल था। इस वजह से दौलताबाद से फिर से वापस दिल्ली में उसने कैपिटल ट्रांसफर कर ली। तीसरा था इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। आप जानते हो अभी जो इंडिया में करेंसी, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में जो करेंसी यूज होती है, वह एक प्रकार की टोकन करेंसी है। मनी की अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो ऐसा ही काम मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट करा था। उसने ब्रॉन्ज कॉइन इंट्रोड्यूस किया। पहले सिल्वर का कॉइन चला करता था, और सिल्वर चूंकि प्रीसियस मेटल है, प्रीसियस मटेरियल है, इस वजह से उसने सिल्वर की जगह ब्रॉन्ज कॉइन्स को बनाया और कहा कि इसकी वैल्यू सिल्वर कॉइन के बराबर होगी। बहुत अच्छा मूव था। लेकिन लोगों ने क्या किया? दे स्टार्टेड मिंटिंग द कॉइन एट होम। घर ही पर लोगों ने बनाना शुरू कर दिया कॉइन्स को, और इसकी वजह से मनी की जो वैल्यू थी, इंटरनेशनल मार्केट उस समय का जो था, उसमें मनी की वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन हो गई। लोग ट्रेड करना छोड़ दिए मोहम्मद बिन तुगलक के स्टेट से। इसकी वजह से उनको उस टोकन करेंसी को विथड्रॉ करना पड़ गया, वापस उन्होंने लिया। लेकिन जिन लोगों ने पहले ट्रांजैक्शन कर लिया था ब्रॉन्ज कॉइन्स में, उनका क्या होगा? वो तो
फ्री में ट्रांजैक्शन करके आ गए, बिकॉज उनके पास जो कॉइन थी, जो ब्रॉन्ज का कॉइन्स उन्हें मिला था, वह किसी वैल्यू का नहीं था। इस वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को सारे ब्रॉन्ज कॉइन्स को सिल्वर से एक्सचेंज करना पड़ा। लोग वहां पहुंचते थे मोहम्मद बिन तुगलक के पास ब्रॉन्ज कॉइन लेकर के, और बदले में उनको सिल्वर कॉइन्स दिया जाने लगा। यह उनका तीसरा प्रोजेक्ट था। और चौथा प्रोजेक्ट खुरासन एक्सपेडिशन था। ईरान और इराक का जो क्षेत्र है, वहां का जो एम्पायर था वो काफी वीक हो रहा था। ऐसे में ईरान और इराक का जो क्षेत्र था, यानी जो खुरासन वाला क्षेत्र था, उस क्षेत्र को, उस रीजन को एनेक्स करना चाहता था मोहम्मद बिन तुगलक। तो उसने वहां से नोबल्स को बुलवाया, मिनिस्टर्स को बुलवाया, उनको ग्रांट्स दिया, पैसे दिए, और उनके कहने पे उसने एक आर्मी रेज की, लगभग 3.75 या यूं कहें कि 4.25 लाख सोल्जर्स की एक आर्मी उन्होंने बिल्ड की, रेज की। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। और इस आर्मी को उन्होंने 1 साल एडवांस में पे कर दिया, यह सोचकर कि ये जो आर्मी है ईरान और इराक यानी खुरासन वाला क्षेत्र जीतने में इनकी मदद करेगा। नोबल्स जिनको ग्रांट्स दिया था, जो इराक और ईरान के थे, उन लोगों से पूछता था कि भाई कब एनेक्स किया जाए, कब एनेक्स किया जाए, और नोबल्स वहां से कहते थे कि सर थोड़ी दिन और वेट कीजिए। ये जो आर्मी थी, इसको 1 साल तक ऐसे ही बैठाकर खाना पीना खिलाना पड़ गया, पैसा उनको देना पड़ गया। ऑब्वियसली 4.25 लाख सोल्जर्स को एक साथ मैनेज करना, उनकी खाना का व्यवस्था करना, उनके रहने का व्यवस्था करना, उनको पैसा देना, ये सारी चीजों की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लगी। तो फाइनली उसने इस आर्मी को डिस्पर्स किया, डिसॉल्व कर दिया इस आर्मी को कि नहीं करना है हमें खुरासन एक्सपेडिशन, नहीं लेना है उसका कंट्रोल। यह चौथा प्रोजेक्ट था जो कि फेल कर गया। और पांचवा था कराचिल एक्सपेडिशन। कराचिल जो है हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में चाइनीज इंकर्शन हो रहा था। ऐसे में मोहम्मद बिन तुगलक अपने आर्मी को 10,000 सैनिकों को लेकर उस क्षेत्र में पहुंचा कि चलो भाई उसको ठीक करते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद क्या हुआ भाई, तो वहां के जो लोकल रूलर थे उनको लगा कि मोहम्मद बिन तुगलक उनसे लड़ने के लिए आ रहा है। इस वजह से वहां के जो लोकल रूलर थे वही लड़ना शुरू कर दिए मोहम्मद बिन तुगलक के आर्मी से। और चूंकि इनकी आर्मी, मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी, हिल्स में या पहाड़ी क्षेत्र में बरसात में फाइट करने के लिए ट्रेंड थी नहीं, इस वजह से ये लोग हार गए और लगभग 10,000 सोल्जर्स पेरिश्ड हो गए, खत्म हो गए मोहम्मद बिन तुगलक के इस कराचिल एक्सपेडिशन में। तो ये 5 प्रोजेक्ट थे जो कि फेल कर गए थे मोहम्मद बिन तुगलक के, और इन्हीं 5 प्रोजेक्ट के बेसिस पे अलग अलग पर्सपेक्टिव डेवलप किया हिस्टोरियंस ने। कुछ हिस्टोरियंस ने कहा कि वह काफी इंटेलिजेंट था, सक्सेसफुल था, इकोनॉमिस्ट था। और लॉजिक क्या दिया गया? लॉजिक दिया गया कि जो भी उसके द्वारा वर्क्स इनिशिएट किए गए, वो सारे वर्क्स को इनिशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। इस वजह से एटलीस्ट उसने शुरुआत तो करी। और दूसरी चीज कि आप देखते हो कि आज के समय में टोकन करेंसी यूज होती है, मोहम्मद बिन तुगलक ने उस समय स्टार्ट करी थी, तो क्यों ना उसको इकोनॉमिस्ट कहा जाए। यह लॉजिक दिया जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा, जो इसको इंटेलिजेंट कहते हैं, सक्सेसफुल कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ हिस्टोरियंस इसको कहते हैं कि वह एक पागल रूलर था, वह पागल था, अनसक्सेसफुल था, ही वॉज नॉट इकोनॉमिस्ट। और लॉजिक क्या देते हैं भाई कि काम स्टार्ट किया, उस पर टिका तो रहता, बार बार उसने डिसीजन लिए और उस डिसीजन को तुरंत बाद में वापस ले लिया। कौन रूलर ऐसा करता है? इस वजह से वह पागल था। जो भी इवेंट्स उसने शुरुआत किए वो कभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो अनसक्सेसफुल था। और आप इकोनॉमिस्ट कैसे कह रहे हो? वो कैसे इकोनॉमिस्ट हो जाएगा? उसने ब्रॉन्ज कॉइन्स के बदले सिल्वर कॉइन्स दिया है भाई, तो कैसे आप इसको इकोनॉमिस्ट कह दोगे? ये सारी लॉजिक हिस्टोरियंस देते हैं, जो इसको मैड रूलर कहते हैं। तो क्या है पर्सपेक्टिव, क्या है इंटरप्रिटेशन? सेम इवेंट है, हिस्टोरियंस की पर्सपेक्टिव अलग हो गई, उनका इंटरप्रिटेशन अलग हो गया एक ही इवेंट के लिए। तो ये डिफरेंसेस होती हैं उनके अपने दृष्टिकोण से, अपने पर्सपेक्टिव से।
और ये पर्सपेक्टिव और इंटरप्रिटेशन ये किस चीज से इंफ्लुएंस्ड है? सब्जेक्टिविटी से। तो जो ऑब्जेक्टिविटी थी, जो इवेंट था, वो मैंने आपको बताया है। अब इसके ऊपर क्या पर्सपेक्टिव आप डेवलप करते हो, यह आपके ऊपर है। और हिस्ट्री में जो भी इवेंट हम पढ़ेंगे, सब में जो लिखा है, जो राइटर है, जो ऑथर है, उसकी पर्सपेक्टिव को भी आपको ध्यान में रखना होगा। इवेंट्स जो बताई गई हैं उसको इंटरप्रेट करना होगा, और तब जाके अपनी खुद की पर्सपेक्टिव को आपको डेवलप करना होगा, और तब सही मायने में हिस्ट्री आपको समझ में भी आएगी और मजा भी आएगा पढ़ने में। आपकी पर्सपेक्टिव इस इवेंट को लेकर के क्या है, यह आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज की क्लास में मुझे यही बताना था कि हिस्ट्री क्या है, सब्जेक्टिविटी क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, पर्सपेक्टिव क्या होता है, इंटरप्रिटेशन कैसे अलग हो जाता है, ये चीजें समझाना। तो ये था आपका पार्ट 2 जो कि खत्म हो गया। और अब अगले पार्ट में हम बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री और साथ में बेसिक टाइमलाइन को हम लोग स्टडी करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और जरूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू ऑल।